नूरपुर एक छोटा सा खूबसूरत मगर सादा सा गांव था, जहां हरे भरे खेत, मिट्टी की गलियां और सादा दिल लोग बसते थे। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें हकीम दीन नामी एक हुनरमंद मगर गरीब दर्जी अपनी इकलौती बेटी नायाब के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। हकीम दीन का दिल बड़ा था मगर जेब खाली। वो दिन भर मेहनत से कपड़े सीता, टांके लगाता और पुराने लिबासों को नया रूप देता, मगर फिर भी बमुश्किल ही चौलाहा जलता। नायाब न सिर्फ उसकी बेटी बल्कि उसकी उम्मीद, सहारा और जीने का हौसला थी। माँ के इंतकाल के बाद वही बाप का गम बांटने वाली, उसकी खिदमत गुजार और खुशी का सबब बन गई थी। मगर जिंदगी का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त के हाथों मजबूर होकर हकीम दीन को कुछ रकम कर्ज लेनी पड़ी। ये कर्ज किसी आम शख्स से नहीं बल्कि गांव के सबसे दौलतमंद और बदनाम सुदखवर बहराम लाल से लिया गया। बहराम लाल एक सख्त दिल, खुद पसंद और हिर्स व होश का पुजारी था। इसके नजदीक इंसानों की कीमत सिर्फ उनके माल व दौलत से थी। वो अपने कर्जों के बदले गरीबों से उनकी जमीनें, मकान, हती की बेटियां तक मांग लेता और अपनी चालाकियों से उनकी मजबूरियों को कारोबार बना लेता। हकीम दीन जैसे सादा लोह लोगों के लिए बहराम लाल एक मुसलसल खतरा था। गांव के लोग उससे खौफ खाते थे, मगर कोई उसके सामने बोलने की जरात नहीं करता था। और अब हकीम दीन भी उसी के जाल में आ चुका था। एक छोटी सी बीमारी और महंगाई के तूफान ने उसे इतना बेबस कर दिया कि उसे बहराम लाल के दर पर जाना पड़ा। गर्मियों की एक दोपहर थी, जब सूरज अपनी तपिश से जमीन को झलसा रहा था। इसी वक्त गांव की सुनसान गली में गर्द उड़ाती हुई एक चमकती दमकती गाड़ी आकर एक कुचे, पुराने और कमजोर दरवाजे के सामने रखी। ये दरवाजा हकीम दीन के छोटे से झोंपड़ी निमा घर का था। इस गाड़ी से उतरा लंबा चौड़ा, रेशमी कपड़ों में मलबूस, गुरूर से अकड़ा हुआ ताजिर बहराम लाल दर्जी, जो अंदर बैठा अपने पुराने कपड़ों को जोड़कर किसी गाहक के लिए लिबास मुकम्मल करने में मसरूफ था। शोर सुनकर दरवाजे की तरफ आया। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में फिक्र और कदमों में लर्जिश थी, जैसे वो जानता हो कि ये आने वाला शख्स उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने आया है। बहराम लाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हकारत भरे लहजे में बोला, सुनो हकीम दीन, बहुत दिन हो गए तुमने मेरा कर्ज वापस नहीं किया। अब या तो मेरे रुपए वापस करो या अपनी बेटी नायाब को मेरे निकाह में दे दो। यह जुमला सुनकर हकीम दीन की रूह कांप उठी। उसके लिए यह महज कर्ज की बात ना थी, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी बेटी, उसकी जिंदगी का सवाल था। इसके लब सिल गए, आवाज गुम हो गई। वो कुछ बोलना चाहता था मगर बोल न सका, क्योंकि इसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा और न ही इनकार की ताकत। इन लम्हों में पर्दे के पीछे खड़ी नायाब खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। वो जानती थी कि वक्त हाथ से निकल रहा है। खामोशी को तोड़ते हुए वो बावकार अंदाज में बाहर आई। धूप की तपिश में उसका चेहरा इज्म से रोशन था। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसके अंदाज में खुदा इत्मादी की चमक और अक्ल की पख्तगी झलक रही थी। उसने बहराम लाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं? ठीक है, लेकिन उसका फैसला हम ताकत या मजबूरी से नहीं करेंगे, बल्कि तकदीर से करेंगे। आइए एक शर्त तय करते हैं जो कुदरत का फैसला माना जाएगा। इसकी आवाज में इतना एतमाद था कि लम्हे भर को बहराम लाल भी साकित रह गया। गांव के कुछ लोग भी ये मंजर देखने लगे और सबकी नजरें अब नायाब पर थीं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद नायाब ने बहराम लाल की तरफ देखते हुए नहायत संजीदगी से कहा, मैं जानती हूं कि मेरे अब्बा कर्ज चुकाने की पोजीशन में नहीं है और आपको सिर्फ अपने मतलब से गरज है। तो आइए इस बात का फैसला हम न ताकत से करें, न मजबूरी से, बल्कि तकदीर के हवाले कर दें। यह कहकर उसने एक अनोखा हल पेश किया। उसने कहा, हम एक मुटका लाएंगे जिसमें 2 मोती डाले जाएंगे। एक सफेद मोती होगा जो मेरी रजामंदी की अलामत होगा, दूसरा काला मोती जो इनकार की अलामत ठहरेगा। आप सबके सामने मुटके में हाथ डालकर एक मोती निकालेंगे। अगर सफेद निकला तो मैं आपसे शादी करने पर रजामंद हो जाऊंगी, लेकिन अगर काला मोती निकला तो आपको वादा करना होगा कि कर्ज मुआफ करके हमें हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। बहराम लाल, जो खुद को चालाक तरीन समझता था, मसनूई मुस्कुराहट के साथ फौरन मान गया। उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मगर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में शैतानी मंसूबा पलने लगा।
वो दिल ही दिल में हंसा और सोचा, क्या नादान लड़की है, मैं तो दोनों मोती काले डाल दूंगा, फिर जो भी निकालूं कह दूंगा कि वही शर्त थी, शादी तो हो ही जाएगी और सबके सामने कानूनी तरीका भी बन जाएगा। नायाब ने बेहराम लाल की आंखों में झांक कर उसके चेहरे के बदलते रंग, उसकी बेचैनी और जरा सी मुस्कुराहट में छिपी अयारी को महसूस कर लिया। उसे शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, मगर वो खामोश रही। उसने फैसला किया कि अगर चालाकी से जीतने की कोशिश की जाएगी तो वो भी अपनी फहम से जवाब देगी। गांव के चौराहे पर सब लोग जमा हो चुके थे, बड़ों से लेकर बच्चों तक। हर कोई तजस्सुस भरी निगाहों से उस अनोखे फैसले को देखने आया था। एक तरफ नायाब खड़ी थी वकार और खामोशी के साथ, और दूसरी तरफ बेहराम लाल जो बज़ाहिर पुरस्कून नजर आ रहा था, मगर अंदर ही अंदर अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था। मुटका लाकर सबके सामने रखा गया। नायाब ने खुद उसमें 2 मोती डाले, और जैसा कि तय था सबके सामने सिर्फ 2 ही मोती डाले गए थे, एक सफेद और एक काला। मगर बेहराम लाल ने किसी को दिखाए बगैर पहले ही दोनों मोती काले रख दिए थे। अब मंजर मुकम्मल तैयार था। बेहराम लाल ने अपने लंबे हाथ को मिटके में डाला और झट से एक मोती निकाला। उससे पहले कि वो सबको दिखाता, नायाब ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर आगे बढ़कर उसके हाथ पर चोट मारी, और वो मोती उसके हाथ से छोड़कर नीचे की नर्म मिट्टी में जा गिरा। एक लम्हे के लिए पूरा मजमा साकित हो गया। लोगों की नजरें जमीन पर मरकूज हो गईं, मगर मोती कहीं नजर न आया। वो या तो मिट्टी में दब गया था या फिर झाड़ियों में जा गिरा था। बेहराम लाल परेशान हुआ। इसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुईं। उसे अंदाजा हो चुका था कि नायाब ने कुछ महसूस कर लिया था, लेकिन नायाब ने घबराने के बजाय पूरे इत्मीनान के साथ ऐलान किया, अगर मोती जमीन पर गिर गया है तो कोई मसला नहीं, हम मुटके में झांक कर देख लेते हैं दूसरा मोती कौन सा है। अगर वो काला है तो जाहिर है कि जो गिरा था वो सफेद होगा। लोगों ने मुटके में झांका और वाकई अंदर सिर्फ काला मोती था। अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया। गांव वालों में चहमेगोइयां शुरू हो गई। फिर किसी ने जोर से कहा, यह तो 2 धोखा था। बेहराम लाल ने दोनों मोती काले रखे थे। किसी और ने आवाज लगाई, नायाब की अक्लमंदी ने हमारी बेटियों की इज्जत बचा ली, ये शादी नहीं हो सकती। बेहराम लाल का चेहरा गविया लाल से जिर्द पड़ चुका था। उसकी चालाकी अब उसके खिलाफ गवाही दे रही थी। लोगों की नजरें, नारे और तानों से घबराकर वो खामोशी से पलटा और गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। हकीमदीन, जो अब तक बेबस खड़ा था, आंसुओं से भरे हुए आंखों के साथ नायाब को गले लगा बैठा। उसके होंठ कपकपा रहे थे, लेकिन दिल फख्र से भर चुका था। नायाब न सिर्फ उसकी बेटी थी, बल्कि उसकी गैरत, उसकी नजात और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन चुकी थी। इस दिन के बाद नूरपुर के गली कोचों में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, नायाब। वो न सिर्फ अपनी इज्जत बचाने वाली बेटी कहलाई, बल्कि अक्ल, जरात और फहम व फरासत की चलती फिरती मिसाल बन गई। हर घर की माँ, हर बेटी, हर बाप उसे एक नई निगाह से देखने लगा। लोग कहते थे, जिसने खामोशी से जुल्म सहने के बजाय अक्ल से जवाब दिया, वही सच्ची बहादुर है। हकीमदीन के छोटे से कुच्चे घर में अब फक्र नहीं, फख्र का बुसीरा था। वो दर्जी जिसे कल तक लोग कर्जदार कहकर पुकारते थे, आज वही शख्स नायाब का बाप कहलाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने भी बेहराम लाल के जुल्म पर खामोशी पर शर्मिंदगी महसूस की, और इस वाकये के बाद नूरपुर में ये रवाज चल निकला कि बेटियों को सिर्फ पर्दे में नहीं, शूर में भी मजबूत बनाया जाए। उधर बेहराम लाल, जो हमेशा अपने माल, चालाकी और गुरूर पर नाज करता था, अब गांव में मुना छिपाता फिरता था। उसका वकार, उसकी चालाकियां और सारी दौलत सब नायाब की होशियारी के सामने मिट्टी में मिल चुकी थी। नायाब, जो कल तक सिर्फ एक गरीब दर्जी की बेटी थी, अब खुददारी और दानाई की वो मिसाल बन गई जिसकी रोशनी आने वाली नस्लों का रास्ता रोशन करने लगी। दुनिया में दौलत, ताकत और चालाकी वक्ती हथियार हैं, मगर अक्ल, हिम्मत और खुददारी हमेशा के लिए ढाल बन जाते हैं। नायाब ने सिखाया कि अगर इंसान अपनी इज्जत को बचाने के लिए सब्र, फहम और वक्त पर फैसला करना सीख ले, तो जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर हर बेटी तालीम, होश और खुददारी से लेस हो, तो कोई बेहराम लाल न किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकेगा, न किसी की इज्जत का सौदा कर सकेगा। नायाब सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक सबक है
जो हर बेटी, हर बाप और हर गांव को याद रखना चाहिए।